हेलो दोस्तों, नमस्कार। जिस पल का इंतजार था वही हुआ। जी हाँ दोस्तों, कमला हैरिस पर भारी पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम ट्रंप कार्ड। जी हाँ, बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप की एक चाल से दूर हो गई नाराजगी। दोस्तों, अमेरिका चुनाव के आंकड़ों के नतीजों से साफ हो गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक बार फिर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने जा रही है, जिसके बाद किन किन देशों को सूंघ गया सांप और किन देशों ने सेलिब्रेट किया डोनाल्ड ट्रंप की जीत। सबसे पहले आपको बताएंगे ट्रंप की जीत पर पहली बार रशिया ने चौंकाने वाला प्रतिक्रिया दी है। दोस्तों, तो जेलेंस्की ने भी शानदार जीत की बधाई दी है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर चीन का भी रिएक्शन सबके सामने आ गया है। हैरानी जनक बयान दे दिया है चाइना ने। आप भी जानकर कहेंगे ये चाइना को क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप की जीत चीन के लिए क्यों कोड में खाज बन गई है। तो वहीं अब ईरान का क्या होगा। दोस्तों, सारी बड़ी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप की जीत से लेकर आपको बताने वाले हैं। और क्या यूनुस सरकार को अमेरिका देगा बहुत बड़ा वाला जख्म। हिंदुओं पर जो बयान दिया था ट्रंप ने, अब उसका क्या होने वाला है। दोस्तों, हर एक लिंक खबर आपको भी बताने वाले हैं ट्रंप से लेकर। तो वहीं जम्मू और कश्मीर विधानसभा में 372 बहाली का प्रस्ताव हुआ पास। बीजेपी विधायकों का मचा हंगामा, दस्तावेज की कॉपी फाड़ दी गई। जी हाँ, उमर अब्दुल्ला का जलाया गया पुतला। दोस्तों, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं और आप भी डोनाल्ड ट्रंप की जीत से बेहद खुश हैं और मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, चाहे वो कुछ भी सही लेकिन मुंह पर कहते हैं। तो अपनी राय देना मत भूलिएगा। दोस्तों, देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर आपकी क्या राय है। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कमला हैरिस पर भारी पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप का मुस्लिम ट्रंप कार्ड। एक चाल से दूर हो जाएगी नाराजगी। बता दे सबसे पहले आपको अमेरिका चुनाव के नतीजों से अब ये तो साफ हो गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनने जा रही है। वोटों की गिनती में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। वहीं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ में पीछे रह गई है। सबसे खास बात यह है कि इस बार ट्रंप को मुस्लिम वोटर्स का भी समर्थन मिला है। खुद मिशिगन राज्य में ट्रंप ने कमला हैरिस को हरा दिया, जबकि वहां मुस्लिम वोटर्स की अच्छी संख्या होने की वजह से हमेशा डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बाजी मारते आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और मुस्लिम वोटरों का झुकाव ट्रंप की ओर देखने को मिला। दोस्तों, मुस्लिमों का ट्रंप को अच्छा समर्थन मिलना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। आमतौर पर अमेरिका में मुस्लिमों का समर्थन इसी पार्टी को रहा है। वहीं रिपब्लिकन को हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ फैसला लेने वाले पार्टी कहा जाता है, लेकिन अभी इजराइल गाजा युद्ध की वजह से जो विश्व के हालात है उससे ट्रंप को फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप ने चुनाव जीतकर अपनी पहली स्पीच में ही मिडल ईस्ट में शांति स्थापित करने की बात एक बार फिर कह दी है। वो लगातार युद्ध को रुकवाने की बात कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को अच्छी लग रही है। जबकि ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में कई मुस्लिमों कंट्रीज पर ट्रेवल बैन लगा दिया था। ट्रंप की सरकार जाने के बाद जब वो बाइडेन सत्ता में आए तो उन्होंने ये बैन हटवा दिया। ट्रंप इस बार भी अपनी रैलियों में ट्रेवल बैन लगाने की लगातार बात करते रहे हैं। इसके बाद भी मिशिगन राज्य में ट्रंप को मिला सपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चौंकाने वाला जरूर है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें ट्रंप की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ इस अंदाज में दे दी बधाई। उससे पहले दोस्तों आपको आंकड़े बताते हैं। दरअसल कुल 538 इलेक्टोरल वोट है और जीत के लिए 270 वोटों की आवश्यकता होती है। अब तक 491 इलेक्टोरल वोटों के नतीजे आए हैं। ट्रंप अब मैजिक नंबर के करीब पहुंच चुके हैं और उन्होंने अब तक 267 वोट हासिल कर लिए हैं। जीत के लिए सिर्फ 3 वोटों की आवश्यकता होती है। वहीं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस भी लगातार मुकाबले में बनी हुई है। कमला ने अब तक 224 वोट हासिल कर लिए, हालांकि वो बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा दूर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बधाई देते हुए कहा कि मिलकर काम करेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई देता हूं। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। दोस्तों, आप लोग भी डोनाल्ड ट्रंप को अगर चाहें तो कांग्रेचुलेट करना मत भूलिएगा कमेंट के माध्यम से। और आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हमें अब फेस के साथ में खबरें देनी चाहिए, इस सवाल का जवाब देना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही साथ नेक्स्ट और बड़ी खबर बताते इसी से जुड़ी, डोनाल्ड ट्रंप की जीत से गदगद हुए बेंजामिन नेतन्याहू अपने बधाई संदेश में बोल दी बहुत बड़ी बात। दोस्तों, उन्होंने कहा कि प्रिय डोनाल्ड और मेलानिया ट्रंप, इतिहास की सबसे बड़ी वापसी के लिए आपको बधाई। व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत और इजराइल एवं अमेरिका के बीच महान रिश्ते के लिए एक शक्तिशाली पुनः प्रतिबद्धता प्रदान करेगा। ये एक बहुत बड़ी जीत है। आपके सच्चे दोस्त बेंजामिन और सारा नेतन्याहू। दोस्तों, जिनको नहीं पता उनको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जो है आपस में काफी ज्यादा अच्छे दोस्त माने जाते हैं, क्योंकि बाइडेन के साथ बेंजामिन नेतन्याहू की कभी इतनी ज्यादा नहीं बनी। हालांकि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते अच्छे रहे हैं, इसीलिए बाइडेन और नेतन्याहू आपस में थोड़े बहुत दोस्त की तरह नजर आए हैं, लेकिन उनके दिल मिलते दिखाई
नहीं दिए, क्योंकि इस युद्ध में भी आपने देखा होगा कितनी बार बाइडेन और नेतन्याहू का मत अलग अलग था दोस्तों, एक दूसरे पर भड़क भी गए थे, लेकिन ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू दोनों आपस में बहुत अच्छे वाले दोस्त हैं, घनिष्ठ मित्रता आप कह सकते हैं इनके बीच है। क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने कई मौकों पर इजराइल का खुलकर समर्थन दिया था। ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान जेरूसलम को इजराइल की राजधानी भी घोषित कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, तो उधर दूसरी तरफ यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी डोनाल्ड ट्रंप को शानदार जीत की बधाई दी और मिलने की इच्छा जताई। जेलेंस्की ने कहा, मुझे सितंबर में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमारी शानदार मुलाकात याद है, जब हमने यूक्रेन अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, विक्ट्री प्लान और रशिया द्वारा यूक्रेन पर हो रहे आक्रमण को समाप्त करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की थी। मैं राष्ट्रपति ट्रंप के वैश्विक मामलों में शक्ति के माध्यम से शांति के दृष्टिकोण के प्रति उनके प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। यही वो सिद्धांत है जो व्यवहारिक रूप से यूक्रेन में न्यायपूर्ण शांति लाने के करीब ला सकता है। मुझे उम्मीद है कि हम इसे एक साथ कार्रवाई में बदलेंगे। दोस्तों आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले अपने कितनी बार भाषणों में कहा था ये बात कि अगर मैं राष्ट्रपति होता तो रशिया और यूक्रेन का युद्ध कभी होने ही नहीं देता। यानी कि अब दोस्तों आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूक्रेन और रशिया का युद्ध समाप्त हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया के पुतिन के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते बेहद सही माने जाते हैं, बाइडेन से तो बहुत बेहतर माना जाता है। जेलेंस्की की बात की है तो अब बात करते हैं रशिया के राष्ट्रपति पुतिन की। क्या उन्होंने अभी तक कोई उनको कांग्रेचुलेशन किया है कि नहीं किया? दरअसल ट्रंप की जीत पर रशिया की चौंकाने वाली प्रतिक्रिया तो आई है, लेकिन अभी तक पुतिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, लेकिन राष्ट्रपति भवन ने बयान दे दिया है। दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की सुनिश्चित जीत को लेकर क्रेमलिन ने कहा कि फिलहाल वे अंतिम नतीजों की घोषणा का इंतजार करेंगे। बता दें कि कई राज्यों में मतगणना अभी भी जारी है। डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस की हार पक्की हो चुकी है। रिपब्लिकन खेमे के प्रत्याशी और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों रशिया का ये बयान दर्शाता है कि उसको कहीं ना कहीं अभी भी आशा है कि ट्रंप नहीं जीते हैं। क्रेमलिन से जारी बयान के मुताबिक अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन के साथ 30 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध समाप्त होता है या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बयान दिए थे, लेकिन ये तो समय ही बताएगा कि इन बयानों पर कार्रवाई होती भी है या नहीं होती। तो वहीं बता दें चीन का क्या रिएक्शन रहा ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर। चीन का रिएक्शन बड़ा ही हैरानीजनक आया है दोस्तों। चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव एक आंतरिक मामला है और उन्होंने अमेरिकी लोगों के निर्णय का सम्मान करने की बात कही। मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन पारस्परिक सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और जीत जीत सहयोग के सिद्धांतों के तहत चीन अमेरिका संबंधों को का प्रबंधन और देखरेख जारी रखेगा। ट्रंप के प्रस्ताव के तहत चीन से आयात पर 60% टैरिफ लगाने के सवाल पर माओ ने कहा कि हम काल्पनिक प्रश्नों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। जी हाँ, इन बयानों से आप समझ सकते हैं कि चीन के लिए कोड में खाज बन चुका है डोनाल्ड ट्रंप की जीत। लेकिन सबसे बुरा टाइम डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर ईरान का शुरू हुआ है दोस्तों। अब क्या होगा ईरान का, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल अमेरिका में हो रहे इस बदलाव का असर ईरान पर बहुत बुरे तरीके से पड़ता दिखाई दे रहा है। ईरान की करेंसी अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, सबसे लोएस्ट पोजीशन पर पहुंच गई है, क्योंकि ईरान के लिए ट्रंप के वापसी को अच्छा नहीं देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में भी ईरान पर कई प्रतिबंध लगा चुके हैं और वो इजराइल के कट्टर समर्थक हैं। ऐसे में उनके कुर्सी संभालने से पहले ईरान के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। ईरान की मुद्रा रियाल बुधवार को अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल 7,03,000 रियाल पर कारोबार कर रही है। तो वहीं आपको बता दें अमेरिका में ट्रंप की जीत से हिंदुओं की होगी रक्षा, भारत के नए दुश्मन को भुगतना पड़ेगा खामियाजा। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के वापस सत्ता में लौटने के बाद यूनुस को यानी बांग्लादेश के अब दस्त प्रधानमंत्री यूनुस को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी ही होगी, क्योंकि ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बांग्लादेश को अराजकता की स्थिति में जाने दिया है, जहां हिंदुओं पर हमला किया गया और लूटपाट की गई। अगर वो सत्ता में लौटेंगे तो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ, बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा का वादा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और कमला हैरिस पर हिंदुओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया था, आपको याद होगा। ऐसे में आप लोग कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से आप खुश हैं कि नहीं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप की जीत भारत के लिए अच्छी खबर है या नहीं, बताना मत भूलेगा। साथ ही साथ बता दें अब अलग खबर की बात कर लेते हैं, जहां जम्मू और कश्मीर विधानसभा में 370 बहाली का प्रस्ताव हुआ पास। बीजेपी विधायकों का हंगामा, दस्तावेज की कॉपी फाड़ दी गई, सीएम उमर अब्दुल्ला का पुतला जलाया गया। जी हां, जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेट्स यानी अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। हालांकि बीजेपी विधायकों ने इसका विरोध किया और प्रस्ताव की कॉपियां फाड़ दी। विधायक वेल में जाकर नारेबाजी करते रहे। बीजेपी का आरोप था कि स्पीकर ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और खुद ही प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। इसके बाद विधायकों ने बेंच पर चढ़कर हंगामा किया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं बीजेपी अध्यक्ष
हेमंत शर्मा की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का पुतला भी जलाया। भाजपा ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल होगा दोस्तों कि उस प्रस्ताव में क्या लिखा है, तो आपको बता दें प्रस्ताव में लिखा है कि सरकार जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेट्स पर बात करें। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। इसमें कहा गया कि राज्य का स्पेशल स्टेट्स और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण है। ये जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेट्स को लेकर यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करें, इसकी संवैधानिक बहाली पर काम किया जाए। विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि यह बहाली नेशनल यूनिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं दोनों को ध्यान में रखकर की जाए। तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि स्पीकर ने खुद ही ये ड्राफ्ट बनाया है। भाजपा के नेता सुनील शर्मा समेत भाजपा के सभी विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। शर्मा ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि स्पीकर ने मंगलवार को मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और खुद ही प्रस्ताव तैयार किया। वे इस दौरान स्पीकर हाय हाय और पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे लगाते रहे। ऐसे में दोस्तों हमारा सवाल आपसे ये है, क्या लगता है आपको, क्या इस प्रस्ताव के पास हो जाने के बाद और जम्मू कश्मीर के नेताओं के दबाव के बाद क्या फिर से 370 लागू हो जाएगा कश्मीर में? क्या फिर से विशेष दर्जा मिल जाएगा जम्मू कश्मीर को? क्या फिर से ये एक अलग स्टेट बन जाएगा विशेष? हम इन सभी सवालों के जवाब आपको अगले वीडियो में देंगे, लेकिन देखते हैं आप लोग इस पर क्या जानकारी दे पाते हैं कमेंट में, तो वहीं आपको बता दें। अब दुश्मनों की खैर नहीं, एक बार में 33 राउंड फायरिंग। जी हाँ, इंडियन आर्मी को मिली स्वदेशी ASMI पिस्टल। दोस्तों भारतीय सेना ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अपने नॉर्दर्न कमांड में 550 असमी मशीन पिस्टल शामिल की है। यह पिस्टल पूरी तरह से स्वदेशी है और इसे भारतीय सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के सहयोग से विकसित किया है। यह पिस्टल का निर्माण हैदराबाद स्थित लोकेश मशीन कंपनी कर रही है। आत्मनिर्भरता की दिशा में इस पहल से भारतीय सेना को न केवल आधुनिक तकनीकी साजो सामान मिल रहा है, बल्कि ये स्वदेशी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। दोस्तों वही बता दें, इजराइल की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री गैलेंट को अचानक बर्खास्त करके कार्ड को सौंप दी कमान, जिसके बाद पूरे इजराइल देश में मच गया बवाल। दोस्तों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार की रात एक चौंकाने वाली घोषणा कर दी, जिसमें उन्होंने देश के प्रमुख रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त करने का निर्णय लिया। यह कदम गाजा में जारी युद्ध के संदर्भ में उठाया गया है, जहां नेतन्याहू और गैलेंट के बीच कई बार मतभेद भी सामने आए थे। नेतन्याहू ने कहा कि गैलेंट पर उनके भरोसे में कमी आई है और इस संदर्भ में उन्होंने रक्षा मंत्री का कार्यकाल समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा कि पिछले कुछ महीनों में मेरा भरोसा समाप्त हो गया है। इसके मद्देनजर मैंने आज उनकी बर्खास्तगी का निर्णय लिया। नेतन्याहू के इस फैसले के बाद पूरे देश में बवाल मच गया और लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए। जी हाँ, तो वहीं बता दें, कांग्रेसी नेता राजीव शुक्ला ने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान को लगाई लताड़। कहा फर्जी बातें फैलाना इनकी पुरानी आदत। जी हाँ, कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के मंच पर पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल द्वारा कश्मीर मुद्दा उठाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पाकिस्तान को यह ताना मारा कि वो लगातार झूठ और फर्जी बातें फैलाकर अपनी विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। शुक्ला ने पाकिस्तान से यह भी कहा कि वो इस मंच का सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से उपयोग करे, बजाय इसके कि वो बेवजह कश्मीर के मामले को उठाकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विवाद पैदा करें। तो वहीं बता दें, बांग्लादेश से बड़ी खबर, चटगांव में विवादित पोस्ट के बाद सांप्रदायिक तनाव, 12 पुलिसकर्मी घायल। जी हाँ, बांग्लादेश के चटगांव के हजारी गली इलाके में प्रशासन के द्वारा धारा 144 लगा दी गई। कल रात से ही इलाके में तनाव चल रहा है और कई पुलिस वालों सहित बहुत सारे बांग्लादेशी हिंदू घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक चटगांव शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हजारी गली मियां शॉपिंग सेंटर में स्टोर के मालिक उस्मान अली के एस्कॉन के बारे में फेसबुक पर भद्दे पोस्ट किए गए, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान के लाहौर में अत्याधुनिक वायु प्रदूषण से हजारों लोग पड़े बीमार। जी हाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में अत्याधुनिक वायु प्रदूषण के कारण हजारों लोगों को अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने बुधवार को यह जानकारी दी। वहीं अधिकारियों ने आगाह कर दिया है कि अगर लोगों ने मास्क लगाने समेत कई अन्य निर्देशों का पालन नहीं किया तो पूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। यह चेतावनी तब दी गई है जब लोग बिना मास्क लगाए सड़कों पर घूमते नजर आए। डॉक्टरों ने कहा कि ज्यादातर लोगों को खांसी तथा आंखों में जलन की शिकायत है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सलमान खाजमी ने कहा कि पिछले एक हफ्ते में श्वास संबंधित परेशानी से जूझ रहे हजारों लोगों का अस्पतालों और क्लिनिक में इलाज किया गया। उन्होंने कहा, आप लोगों को खांसते देख सकते हैं लेकिन फिर भी वे मास्क नहीं लगाते हैं। तो वही बता दें, बटेंगे तो कटेंगे पर भड़के अकबरुद्दीन ओवैसी। कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का दुश्मन हूँ। जी हाँ, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी
ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे पर कड़ा पलटवार किया। अकबरुद्दीन ने इस नारे का मुकाबले इत्तेहाद का नारा दिया और मुस्लिम समुदाय से एकजुट होकर उनकी पार्टी AIMIM को समर्थन देने की अपील की है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि आप लोग बीफ, मॉब लिंचिंग, घर वापसी, टोपी और दाढ़ी के नाम पर देश में नफरत फैला रहे हैं। क्या इससे देश कमजोर नहीं हो रहा? उन्होंने कहा कि ये हरकतें केवल हिंदू मुसलमान के बीच दरार डालने का काम कर रही है। अकबरुद्दीन ने यह भी जोड़ा कि मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ाकर देश को बांटना सही नहीं है। हिंदुस्तान मेरा भी है, जितना हिंदुस्तान आपका है नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जी, उतना हिंदुस्तान मेरा भी है। अब ऐसे में दोस्तों इनके बयान पर आपकी क्या राय है बताना मत भूलिएगा। बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स पर। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत।